हेलो डियर। तो आप सभी का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और 16 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। तो मैं चाहता हूँ मैथमेटिक्स में आपके पूरे 100 में 100 मार्क्स आए। और पिछले 2023 का जो सेशन था उसमें एक विद्यार्थी ने हमारे यहाँ का 100 में 100 लाए। वैसे 2-3 कैंडिडेट ऐसा थे जो 100 में 100 ला देते, पर 98-99 में रुक गए। कारण सभी का OMR थोड़ा सा एग्ज़ाम में लेट भराया, इसके वजह से टाइम नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा ना होगा, क्योंकि इस बार 16 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है। तो आप हिंदी में भाई जो 15 तारीख को है उसमें आप OMR आराम से भर पाएंगे, तो मैथमेटिक्स में आपका समय बचेगा, तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो चलिए मैं इसी के लिए शुरू करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। उन्हीं कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने शामिल किया है। उन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख दिया, इन क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल ये वास्तविक संख्या से है, और वास्तविक संख्या से सवाल हर साल पूछा ही जाता है। तो भाई कैसे बनाएंगे इस सवाल को, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको आप लिख देंगे। कहता है कि जब 96 और 404 का HCF निकालते हैं तो 4 आता है। तो यानी हमारे पास दो नंबर है। एक नंबर भाई ए मान लेते हैं 96 है, दूसरी नंबर बी जो है वो 404 है। तो यही 96 और 404 का जब HCF निकालते हैं तो बोलता है भाई 4 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF 4। अब यहाँ पे दिया है कि जब 96 और 404 का LCM निकालें तो क्या आएगा, यानी यही दोनों संख्या का जब LCM निकालेंगे तो क्या आएगा। वैसे इसको हम निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, ये दोनों संख्या से भी हम निकाल सकते हैं LCM, पर इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे। फॉर्मूला होता है भाई HCF गुना LCM बराबर A गुना B। HCF है आपका 4, यहाँ 4 लिखेंगे। LCM है आपका नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। A का मान दिया हुआ भाई 96, तो आप यहाँ 96 लिखिए। B का मान दे रखा है 404, तो यहाँ पे 404 लिखेंगे। अब यहाँ पे LCM यदि हम निकालें तो भाई 96 गुने 404 और बटे ये 4 नीचे आएगा, ये कट जाएगा आपका 101 बार में। अब LCM 96 गुना 101, जब आप 96 गुना 101 करेंगे तो आपका आएगा लगभग ये 96 एकम 96, फिर से 96 एकम 96, ये आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। पहला ही क्वेश्चन जैसा भाई दूसरा क्वेश्चन है, पर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लैंग्वेज में लिखा है भाई, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तविक संख्या से कभी इस टाइप से क्वेश्चन लिख के पूछता है, कभी इस टाइप से, है दोनों सेम। देखिए क्या क्या कहता है। यदि दो संख्या का LCM और HCF क्रमशः 576 और 9 है, मतलब LCM भाई 576 है और HCF आपका 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM भाई दे रखा है 576 और HCF दे रखा है 9। ये दूसरा नंबर का सवाल हो रहा है। उसमें कहता है यदि एक संख्या 657 है, दो संख्या होता है भाई, उसमें एक संख्या आपका 657 दिया है, तो दूसरी संख्या ने B का मान आपसे पूछता है। तो भाई फॉर्मूला ही होगा, फॉर्मूला होगा HCF गुना LCM बराबर A गुना B। तो यहाँ बैठा दीजिए। HCF का मान है 9, LCM का मान है भाई 576, A का मान है आपका 657 और B आपको इस बार दिया नहीं, तो B का मान हमको निकालना है। तो गुना में है तो ये 657 भाई नीचे आ जाएगा, 9 गुना 576 बटे 657 बराबर B। अब इसको कटाइए, 9 सत्ते 63, बच गया 2, 27, 9 दिया 27, यानी 576 बटा 73 बराबर B। अब इससे इसमें भाग लगाइए, पूर्ण रूप से ये कट जाएगा। जितने बार में कटेगा भाई शायद ये कट जाएगा आपका, जितने बार में कटेगा आप यहाँ पे कटा के इसका आंसर लिख सकते हैं। जितने बार भाग लगता है भाग लगा दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन भाई वास्तविक संख्या का है, चाहे इस तरह से पूछेगा चाहे इस तरह से पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो आप इसको बनाइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण से हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ द्विघात समीकरण लिखा, द्विघात समीकरण का ही बात करेंगे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण का दो मूल -2 और -5 है तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई द्विघात समीकरण का दो मूल होता है। द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक मूल को हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक मूल को हम लोग बीटा बोलते हैं।
तो मान लेंगे कि अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान -5 दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। तो भाई साहब देखिए, द्विघात समीकरण निकालने के लिए कह रहा है, तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। समीकरण बोला तो भाई बराबर 0 बैठा देंगे। वैसे कभी बहुपद बोलता है, जब बहुपद बोलेगा तो बराबर 0 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि बहुपद और समीकरण में थोड़ा अंतर ये होता है कि बहुपद में बराबर का सिंबल नहीं होता, समीकरण में बराबर का सिंबल होता है। तो समीकरण का जिक्र किया तो बराबर 0 बैठा देंगे। तो इसमें देखिए आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ना है। एक बार जो दिया था लिख दिए, हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो हम पहले ही अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा का मान -2 है प्लस बीटा का मान -5 है, तो इसको ठीक ठाक करें तो भाई आपका आएगा टोटल मिला के -7। और अल्फा इंटू जब बीटा करेंगे तो अल्फा का मान है भाई -2 और बीटा का मान है -5। जब गुना करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 गुना 5 करें तो आएगा 10। अब कुछ नहीं करना भाई, द्विघात समीकरण ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसको एकदम कन्फर्म में पूछेगा ही। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मान -7 ला के रखे, तो यहाँ पे लिख दीजिए -7 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बोल रहे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है भाई, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 10 लाख हम लोग रखे हैं, ठीक है, प्लस 10 है, यहाँ पे लिख दीजिए 10। अब इसको सॉल्व किए, x² माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 7x और प्लस 10 बराबर 0। ये हुआ इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का भाई ये आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं यदि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आप आराम से इसका हल कर सकते हैं, एकदम गारंटी है, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। अब आ जाते हैं चौथा नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कुछ भी हो जाए एकदम सवाल आना ही आना है। तो उम्मीद करते हैं भाई आएगा तो आप बना ही देंगे। इन सभी क्वेश्चन को जितने यहाँ पे लिखे हैं उसका जबरदस्त प्रैक्टिस आप कीजिए, एकदम मान के चलिए कि ये सब सवाल पूछा ही जाएगा। तो चलिए भाई अगला हम चौथे नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चौथा नंबर कहता है k का किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेख है। तो भाई यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है संरेख। ये संरेख का 3 कंडीशन होता है भाई, तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन लगाकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन आसान होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला से, और उससे भी आसान होता है एक, शायद आपने 10वां क्लास में बहुत लोग शायद पढ़ाते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी पढ़ाते हैं, वैसे वो 11वां क्लास का चीज़ है स्लोप मेथड। तो स्लोप मेथड से भी निकाले तो और आसान हो जाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे दोनों विधि सिखाते हैं। चलिए, कहता है k का किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेख है। संरेख का मतलब ये हुआ कि तीनों का तीनों बिंदु भाई एक ही लाइन पर हो। संरेख का मतलब ये होता है कि कोई भी बिंदु संरेख तभी होता है, या 3 बिंदु संरेख तभी होता है जब वो तीनों का तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होगा। जैसे एग्जाम्पल में एक लाइन ये है, इसी लाइन पर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, तो तीनों बिंदु भाई एक ही लाइन पर है, तो हम बोल देंगे भाई ये संरेख है। भाई डिटेल में तो समझाना यहाँ पे बड़ा फिगर वगैरह समझा बना के भाई थोड़ा समझाना मुश्किल है, उतना समय चूंकि आपके पास नहीं है अभी, तो आप सीधा अभी क्वेश्चन बनाने सीखिए। कैसे बनाते हैं भाई, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। वैसे त्रिभुज तो बनेगा नहीं इन तीनों बिंदु से, क्योंकि भाई संरेख है, तो तीनों संरेख जब होगा तो संरेख होगा भाई तीनों का तीनों बिंदु तो एक ही लाइन पर होगा, तो यहाँ पे तो भाई अलग अलग है, तो ये चित्र बनेगा नहीं त्रिभुज का, लेकिन फिर भी हमने बना दे रहे हैं हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए ये बिंदु का निर्देशांक a है 2 3, और यहाँ पे एक बिंदु b है जिसका निर्देशांक है 4 और k, और एक बिंदु है c है जिसका निर्देशांक है 6 और -3। ये 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख होने के कारण, भाई हल करेंगे और लिखेंगे संरेख होने के कारण, संरेख होने के कारण। संरेख जब होता है तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना 0 बराबर हो जाता है, क्योंकि संरेख का मतलब होता है तीनों का तीनों बिंदु एक ही लाइन पर। जब तीनों का तीनों बिंदु भाई एक ही लाइन पर होगा तो क्या इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल भाई उसका होता है जो कुछ जगह घेर रहा होता है। तो जब ये संरेख है, जगह ही नहीं घेरेगा, तो क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, 0 बराबर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया ऑब्जेक्टिव में, यदि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, 0 1 2 क्या, तो आप मारेंगे 0।
तो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे समरेख होने के कारण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भाई फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए करना है, यहाँ पे 1/2 नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गुना है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो ये 1/2 जो है ना वो यहाँ बराबर 0 के नीचे आएगा। 0 के नीचे आएगा भाग लगाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए सामने से हम 1/2 हटा के इधर ले आए और इधर ले आए भाई, भाग लगाते हैं 0 से, मतलब समझिए खत्म हो गया। तो अब इतना फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब फिर भी यदि आपको नहीं याद रहेगा तो भाई देखिए इसके लिए एक लॉजिक है। आप यहाँ पे x लिखेंगे और ब्रैकेट में y माइनस वाई लिखेंगे 3 बार। ये एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, ये 3 बार लिखेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना 123, 231 और 312। तो ये आपको बिठा देना है 123, 231, 312। ठीक है, अब इन चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू बिठा देना है। x1 का मान, y2 का मान, y3 मान, इन सभी वैल्यू को आपको बिठा देना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि हमको क्या कैसे पता चले कौन x1 है, कौन y2 है, कौन क्या है। तो भाई आप यहाँ देखिए, ये वाला मान लीजिए x1, ये मान लीजिए y1, ये मान लीजिए भाई x2, ये मान लीजिए y2, ये मान लीजिए x3, ये मान लीजिए y3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू बिठा देना है। तो बिठा दीजिए भाई x1 का मान कितना है भाई 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। फिर है y2 का मान है भाई k, तो यहाँ पे लिखेंगे k। और y3 है, y3 मान -3 है। देखिए एक माइनस ये वाला यहाँ लिखे हैं और एक y3 का मान माइनस है, तो 2 बार यहाँ माइनस आ रहा है। एक तो भाई माइनस फॉर्मूला से है, एक y3 का वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस 2 बार यहाँ मिलके प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ x2 का वैल्यू उठाएंगे तो x2 का मान है भाई 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। y3 का मान है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। और माइनस y1 का मान भाई 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। प्लस x3 का मान भाई आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। और y1 का मान भाई 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और y2 का मान भाई k है, तो k यहाँ पे लिखेंगे। अब बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको ठीक ठाक कर देना भाई। 2 को k से गुना करें तो आ गया 2k, और 2 को 3 से गुना करें तो आ गया 6। प्लस यहाँ 4, ये -3 और -3 मिलके -6 हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान के रखेंगे भाई, कई बार क्या कर देता है, जहाँ तक अनुभव मेरे को है, मैं देखा हूँ, कॉपी वगैरह चेक किया हूँ, तो यहाँ माइनस माइनस करके यहाँ प्लस कर देते हैं। भाई प्लस मत करना, 2 वैल्यू माइनस में है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ के भाई माइनस का चिन्ह लगा देना है। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, 6 को 3 से गुना करना था 18, ये 6 भाई k से गुना आगे बन जाएगा 6k बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर लीजिए, 2k + 6 प्लस गुना माइनस माइनस 4 गुना 6 24 प्लस 18 माइनस 6k बराबर 0। अब यहाँ k वाला को आप जोड़ दीजिए, यहाँ 2k में यहाँ 6k घट जाएगा, तो 2k में जब 6k घटेगा तो आएगा -4k। और देखिए ये 18 और 6 प्लस में 24 और इधर भाई माइनस में 24 बराबर 0। तो 24 में 24 घट गया, प्लस 24 और -24 कट गया, खत्म हो गया। तो -4k बराबर हो गया 0। अब k का मान यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 0/-4। जब भाग लगाएंगे तो k बराबर आ जाएगा 0। ये हुआ आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से का सवाल यदि पूछेगा तो भाई आप आराम आंसर निकाल पाएंगे। तो ये एकदम 100% मान के चलिए भाई, ये क्वेश्चन एकदम पूछना ही पूछना है। अब इसी क्वेश्चन को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला मेथड से निकालें। अब इसी क्वेश्चन को भाई हम निकालते हैं ये स्लोप वाला मेथड से। अभी आंसर क्या है, तो उसमें भी आंसर k का मान 0 आया, तो उसमें भी स्लोप वाला में भी k का मान 0 ही आएगा। चलिए हम स्लोप वाले से बनाते हैं, जो आपको आसान लगता है उसी विधि से आप बना देंगे, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। देखिए स्लोप सर इसी क्वेश्चन नंबर 4 को भाई स्लोप मेथड से बनाते हैं। भाई 3 बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है A जिसका निर्देशांक है 2 3, एक बिंदु भाई B दिया है जिसका निर्देशांक है 4k, एक बिंदु भाई C दिया है जिसका निर्देशांक है 6 - 3।
तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख होने के कारण, संरेख होने के कारण। जब संरेख है तो जब संरेख रहता है ना तो किसी दो बिंदु का यदि हम स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप भाई आपस में बराबर होता है। चाहे आप ए बी का स्लोप निकालिए, चाहे आप बी सी का स्लोप निकालिए, चाहे आप ए सी का स्लोप निकालिए, सब भाई बराबर ही आएगा। तो स्लोप यानी कहने का मतलब है कि ए बी का स्लोप बराबर होता है बी सी का स्लोप। ठीक है भाई, हल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये स्लोप क्या है, शायद आपके माइंड में ये बात नहीं आ रहा होगा भाई, अभी आप ये सब मत जानिए कि स्लोप क्या होता नहीं होता है, अभी सिर्फ आप क्वेश्चन बनाने सीखिए। तो ए बी का स्लोप जब निकालें तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे आराम से वैल्यू उठा दीजिए। जब हम ए बी का बात करेंगे तो ए वाला होगा x1 y1 और बी वाला होगा x2 और y2। तो कहता है x2 में x1 घटाइए, ए बी में बात हो रहा है ए और बी में, तो ये x1 ये x2, तो x2 में x1 घटाना है, 4 में भाई 2 घटाना है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 माइनस 2। उसी तरह y2 में y1 घटाना है, तो y2 हो रहा है k और y1 हो रहा है 3, यानी k माइनस 3 हो जाएगा बराबर। अब जब BC में चलेंगे तो B और C में चलेंगे तो B वाला भाई हो जाएगा x1 y1 और C वाला हो जाएगा आपका x2 और y2। लगा दीजिए फॉर्मूला, कहता है x2 में x1 घटाइए, यानी 6 में 4 घटाना है तो 6 माइनस 4। y2 में y1 घटाना है तो y2 का मान हो रहा है भाई माइनस 3, घटाना है y1, y1 का मान हो रहा है k। अब देखिए 4 में 2 घट गया 2 और k माइनस 3, 6 में 4 घट गया 2 और बटे माइनस 3 माइनस k, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला इधर ये वाला इधर, तो माइनस 3 को 1 में गुना करें तो माइनस 3, माइनस के को 1 में गुना करें तो आएगा माइनस के बराबर। ये वाला चीज भाई इधर गुना होगा तो के को 1 में गुना करें तो आएगा के, और माइनस 3 को 1 में गुना करें तो आएगा माइनस 3। अब माइनस 3 ये माइनस में 3 है भाई, इधर उठा लाए तो प्लस हो जाएगा। अब के ये माइनस में के उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएगा, मतलब संख्यात्मक वैल्यू को एक साइड और के वाला को एक साइड। तो प्लस 3 और माइनस 3 जीरो हो गया, और 2 एक के यहाँ एक के यहाँ हो गया 2 के। अब के का मान निकालें भाई 2 इसके नीचे आएगा, तो 2 से 0 भाग दें तो क्या आएगा 0। तो देखिए आप स्लोप मेथड से भी निकालें तो के का मान 0 ही आया। तो फॉर्मूला आपको उस विधि से भी याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको इस विधि से भी याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, एक ये भी तरीका है इसको बनाने का। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब चलिए आ जाते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भाई कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना 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 है तो उसके केंद्रक का निर्देशांक निकालिए। एकदम एग्जाम में भाई पूछेगा। तो केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे अभी आप इस पे मत जाइए कि केंद्रक किसको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये सब भाई डिटेल क्लास में चीज होता है। अभी सिर्फ आप जानिए केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालें। तो यहाँ पे किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक आपको दे रखा है 5 4। मान लीजिए ये शीर्ष ए है, इसका निर्देशांक 5 4 है। ये भाई बी है, इसका निर्देशांक मान लीजिए 3 और 6 है, और एक सी है जिसका निर्देशांक है भाई 1 और 2। तो इसके शीर्ष का निर्देशांक, इसके केंद्रक का निर्देशांक निकालने का आता है। तो केंद्रक भाई क्या होता है, जहाँ तीनों माध्यिका करके करती है। अब माध्यिका क्या होता है नहीं होता भाई, आपको ये सब अभी नहीं जानना है। तो यहाँ का अभी केंद्रक का निर्देशांक आपको निकालना है। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने फॉर्मूला होता है भाई, केंद्रक में x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करना है, और y का मान यदि निकालना है तो आप y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करेंगे। अब कौन x1 कौन x2 और कौन x3, तो भाई देख लीजिए ये वाला का लाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये वाला x3 और ये y3। ठीक है, कहीं भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से x का मान यदि निकालें तो x1 का मान है 5, बिठा दीजिए। x2 का मान भाई 1 है तो 1 बिठाइए, x3 का मान 3 है तो आप 3 बिठाइए, और बटे में 3। तो x बराबर 5 1 6 6 और 3 9, 9 और बटे 3 कट गया भाई 6 बार में,
तो x का मान आया 6, यानी यहाँ पे केंद्रक का निर्देशांक निकालना था, इसमें x का मान आया 6। उसी तरह से यदि हमको y का मान निकालने के लिए कहेगा तो भाई कैसे निकालें, तो y1 का मान यहाँ पे 4, y2 का मान है 2 और प्लस y3 का मान है 6 और बटे 3। तो y बराबर 4 2 6 और 6 12 बटे 3 कट जाएगा भाई कितने बार में, 4 बार, तो y का मान है 4। तो लास्ट में आप लिख देंगे अतः केंद्रक भाई i था और i का वैल्यू x और y है। तो भाई क्या आया इसका वैल्यू, x का निर्देशांक आया 6 और y का निर्देशांक आया आपका 3 6 बार 3 तिहाई 9, 3 होगा यहाँ पे 3 4 यानी 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा निर्देशांक 3 और 4। ये हुआ भाई आपका आंसर। तो बड़ा ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दिन मैं 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो आपका लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और यदि आप इतना कर लेंगे तो आप मान के चलिए सब्जेक्टिव में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और हमें विश्वास है कि आप सभी जहाँ भी पढ़े होंगे वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया होगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।